आज हम लोग बात करेंगे कास्ट लैंडफॉर्म पे या जिसे हम लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी कहते हैं। दुनिया के वो इलाके जहाँ पे चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहाँ पे इस तरह की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। कास्ट टोपोग्राफी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूना पत्थर जो है जिन इलाकों में ज्यादा पाया जाता है वहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी बनती है। होता यह है कि जो आपका पानी है, आपका जो बारिश का पानी है, ये पानी जो है वो चूने पत्थर के साथ रिएक्ट करता है। ये पानी चूने पत्थर के साथ रिएक्ट करता है इसलिए है क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो कुछ मात्रा में जो हमारा वायुमंडल है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है हमारे चूना पत्थर से, कैल्शियम कार्बोनेट से या मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो जब वो उनसे रिएक्ट करता है तो पानी का जो रिएक्शन है, आपने देखा होगा जब पानी को चूना पत्थर में मिलाया जाता है तो आपने देखा होगा पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और चूना पत्थर पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये उन इलाकों में भी होता है जहाँ पे आपके जो चूना पत्थर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। उन इलाकों में जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट यानी जहाँ लाइमस्टोन है या जहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट्स पाया जाता है, वहां पे इस तरह का रिएक्शन होता है। होता ये है कि जहाँ पे जिन इलाकों में ये चूना पत्थर ज्यादा है वहां पे बारिश गिरती है, पानी जमीन में रिएक्ट करता है चूना पत्थर के साथ और रिएक्ट करके वो उसे डिसॉल्व कर लेता है, डिप्रेशन बन जाते हैं और इन डिप्रेशन से होते हुए पानी सब सरफेस चला जाता है यानी जमीन के अंदर चला जाता है और ज्यादातर जो स्थलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं, जमीन के अंदर अंदर बनाता है। कहने का मतलब ये भी है कि जो आपके कास्ट टोपोग्राफी वाले इलाके होते हैं वहां पे ज्यादातर जो वाटर फ्लो है या आपका जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज जमीन के अंदर सब सरफेस फ्लो के रूप में पाया जाएगा। जो कास्ट टोपोग्राफी है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कास्ट क्षेत्र है ये आपके फॉर्मर युगोस्लाविया में पाया जाता है। अब ये इलाका स्लोवेनिया में है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा इलाका है, एड्रियाटिक सी के बगल में लगभग 480 किलोमीटर लंबा एक इलाका है जो समुद्र तल से 250 मीटर अबव है। और ये जो इलाका है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो रॉक्स को कार्स कहते हैं, यानी चट्टानों को क्या कहते हैं, वो कार्स कहते हैं। इसी के नाम पे इसे हम क्या कहा जाता है, इसे कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। ये जो कास्ट रीजन है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र है, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। ये फ्रांस, मैक्सिको, न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, टेनेसी, फ्लोरिडा और इंडिया के भी कई इलाकों में जो कास्ट लैंडफॉर्म है वो पाया जाता है। कास्ट लैंडफॉर्म जो है या जो चूना पत्थर है उसके एवोल्यूशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चूने पत्थर का जो एवोल्यूशन है वो समुद्र के अंदर होता है, यानी उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ होती है, समुद्र के अंदर होती है। जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं, जो फिशेज होते हैं, इनकी जो बोन्स का, जब इनके बोन्स का क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है और फिर लंबे समय में ये जो डिपोजिट बोन्स हैं और जो कोरल रीफ्स के जो बचे हुए हिस्से हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, यहाँ जहाँ डिपोजिट होते हैं और डिपोजिट होने के बाद लंबे समय में ये टेक्टोनिक फोर्सेस द्वारा पृथ्वी की सतह पे आ जाते हैं और जब ये पृथ्वी की सतह पे यानी समुद्र के ऊपर आ जाते हैं तो ये जो चूने पत्थर के इलाके हैं दुनिया भर में पाए जाते हैं। यानी कहीं अगर चूने पत्थर का इलाका आपको मिल रहा है यानी कास्ट टोपोग्राफी मिल रही है तो एक क्विक कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हैं वो ये ड्रॉ कर सकते हैं कि कभी ना कभी ये इलाका कहाँ रहा होगा, समुद्र के अंदर रहा होगा। हिमालय में अगर आप जाएं और खासकर देहरादून वगैरह में जाएं तो वहां पे बहुत कई इलाकों में आपको चूने पत्थर का जो फॉर्मेशन है वो मिलेगा। तो क्योंकि वहां पे चूने पत्थर का फॉर्मेशन है तो आप लोग कह सकते हैं कि हिमालय के ये सारे इलाके कभी ना कभी समुद्र के अंदर रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इरोजन की। जो इंपॉर्टेंट इरोजन है कास्ट में वो सबसे इंपॉर्टेंट इरोजन है सॉल्यूशन, या जिसे हम कोरोजन भी कहते हैं। सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी पानी बरस रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है ये बहुत तेजी से जो आपके कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, जो आपके लाइमस्टोन होते हैं, उनको अपने अंदर घोल लेता है। तो इस तरह का जो इरोजन होता है वो बहुत प्रोमिनेंट और डोमिनेंट होता है उन इलाकों में जो कास्ट रीजन जहां पाए जाते हैं, जो चूना पत्थर जहां पे पाए जाते हैं। एब्रेजन आप लोगों को पता होगा, जब अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करता है तो फ्लो करते हुए वाटर में बहुत सारे इरोजनल टूल्स होते हैं, ये सरफेस से टकराते हैं और से इरोड करके ले जाते हैं। तीसरा जो है आपका एट्रिशन है, बहता हुआ पानी में जो बहुत सारे इरोजनल टूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराने से जो वो टूल्स जो बह रहे हैं पानी के साथ, जो चट्टाने बह रही हैं, उनका आकार टूट के और फर्दर छोटा होता चला जाता है, जिसे एट्रिशन कहते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, जब पानी अंडरग्राउंड बहता है तो बहता हुआ पानी तेजी से बहते हुए चट्टानों से टकराता है और चट्टानों को तोड़ देता है, जिसे हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो इरोजन चैप्टर है उसे आप फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को। जो सबसे पहला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसे हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट या केव पिलर। ये तीन तरह के जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म है वो पाए जाते हैं कास्ट रीजन में। स्टैलेक्टाइट होता है, अब मैं आपको एक तस्वीरें दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। छत से जो ऊपर से नीचे लटकता हुई आकृति आपको दिख रही है ये स्टैलेक्टाइट है। नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई जो आकृति दिखाई दे रही है ये क्या है, स्टैलेग्माइट है। और स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट बढ़ते हुए जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केव पिलर कहते हैं।
अब आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों आकृतियों का स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और केव पिलर का निर्माण कैसे होता है। जब बारिश होती है उसके बाद जो पानी है, वो पानी ये जो केव्स हैं इनकी छत से नीचे की तरफ रिसता है। तो जब पानी जो है वो नीचे की तरफ रिस के टपकता है तो उस पानी में बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, लाइमस्टोन है। तो जब वो टपकता है तो कुछ मात्रा में जो कैल्शियम जो है उसको वही छोड़ देता है जहां से वो टपक रहा है। धीरे धीरे पानी टपकता रहता है और कैल्शियम को वहीं पे डिपॉजिट करता रहता है जिस जगह से ये टपक रहा है, और इस तरीके से कैल्शियम के डिपॉजिट से एक ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है जो इसकी छत से, केव की छत से नीचे की तरफ बढ़ती हुई होती है। ठीक इसके नीचे का वो इलाका जहां ये पानी टपक के गिर रहा है, जहां वो पानी गिरता है वहां पे भी वो क्या करता है, कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो लाइमस्टोन है, उसको डिपॉजिट कर देता है। तो धीरे धीरे पानी टपकता रहता है और लाइमस्टोन का डिपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई आपको स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, जिसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। तो जो ये ऊपर से नीचे की तरफ स्थलाकृतियां आ रही है इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है इसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। जाहिर सी बात है समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्टैलेक्टाइट है और स्टैलेग्माइट है ये ग्रो करता चला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के पीछे छूटने की वजह से और डिपॉजिट होने की वजह से, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक दिन आपस में क्या होगा, इस तरीके से मिल जाएगा या इस तरीके से मिल जाएगा। जब स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाता है तो उसे हम केव पिलर कहते हैं। स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आपकी फ्रिज है। अगर आप फ्रीजर कभी खोलें तो आपको दिखाई देगा फ्रिज में जो फ्रीजर होता है उसकी छत से नीचे लटके हुए आपको स्टैलेक्टाइट दिखेंगे, और वो नीचे से जहां से वो नीचे ऊपर से नीचे लटक रहा है, ठीक उसके नीचे से ऊपर आते हुए भी आपको पिलर दिखाई देंगे। तो जब पानी फ्रीजर की छत से टपकता है तो वो वहीं पे कुछ मात्रा में जो पानी है वो जम जाता है, और जब पानी नीचे पहुंचता है तो जहां वो गिरता है वहां पे भी क्या होता है, वो जम जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजर में इस स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट प्रकार की आकृतियां जो है वो दिखाई देती हैं। फ्रीजर को बहुत लंबे समय तक लिए आप छोड़ दीजिए, डिफ्रॉस्ट मत करिए, तो उनके जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट एक दिन मिल जाएंगे और आपको वहां पे केव पिलर भी दिखाई देगा। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें और अगले साल गर्मियों में अगर आप देखें तो आपको स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और केव पिलर जैसी जो आकृतियां हैं आपको फ्रिज में दिखाई। अगली जो आकृति है हमारी वो है इरोजनल लैंड। अपरदन द्वारा जो सबसे जो पहली लैंड फॉर्म है उसे टेरा रोजा कहते हैं। बेसिकली टेरा रोजा क्या है, ये रेड क्ले सॉइल है जो कहाँ पाई जाती है, जो कास्ट इलाकों में पाई जाती है। कास्ट इलाकों में जो सरफेस होती है उस सरफेस पे जो भी आपके जो रॉक्स हैं, जो सॉल्ट जो आपके सॉइल है, वो सॉइल वेदरिंग द्वारा क्या बनाती है, एक रेसिड्यू, वेदरिंग रेसिड्यू छोड़ती है। ये जो वेदरिंग रेसिड्यू होता है ये लाल कलर का होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेड क्ले सॉइल कहते हैं। और ये जो रेड क्ले सॉइल है, इसी रेड क्ले सॉइल को टेरा रोजा के नाम से जाना जाता है। तो कास्ट इलाकों में वेदरिंग से बनने वाली जो रेड क्ले सॉइल है, उसी रेड क्ले सॉइल को हम लोग टेरा रोजा कहते हैं। अगली जो फीचर है इसे लेपीज कहते हैं। लेपीज में होता क्या है कि जमीन में जब कास्ट इलाके होते हैं और वहां पे जब गर्मियां होती हैं तो जो ऊपर की चूना पत्थर की सतह है वो सतह क्या हो जाती है, सूख जाती है धूप के कारण। और जब वो धूप के कारण सूख जाती है तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये क्रैक ऐसे ही होते हैं, अगर आपने देखा होगा गर्मियों में खेतों में क्या पड़ जाते हैं, बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये क्रैक्स जो है इन्हीं क्रैक्स की तरह सिमिलर होते हैं। और जब बारिश होती है तो होता क्या है कि इन क्रैक्स में पानी घुस जाता है, और जब इन क्रैक्स में पानी घुसता है तो पानी क्या करता है, क्रैक्स की दीवारों को इरोड कर देता है, अपर्दित कर देता है सॉल्यूशन द्वारा। तो जो क्रैक्स का जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप देखिए ये सारे क्रैक्स हैं और इन क्रैक्स का साइज क्या हो गया है, समय के साथ आप देख सकते हैं बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता क्या है कि एक उबड़ खाबड़ जो सतह है वो तैयार होती है। इसी उबड़ खाबड़ सतह को हम क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। और ये जो लैपीज हैं ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। जर्मनी में इसे करेन के नाम से जाना जाता है, युगोस्लाविया में इसे बोगास के नाम से जाना जाता है, और इसे नॉर्थ अमेरिका में क्लिंट्स या ग्रिकीज के नाम से जानते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम सिंक होल कहते हैं। ठीक है, सिंक होल में होता क्या है कि जब आपका जो पानी है, जब बारिश होती है तो वो नीचे गिरता है, और जो भी आपकी जो कार्बोनेट रॉक्स हैं, आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या करता है, उससे रिएक्ट करता है। लाइमस्टोन इससे रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो जो पानी ऊपर से नीचे आता है वो बड़ी मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। और पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो ये जो वाटर है, जो चार्ज है विद CO2, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है हमारे जो आपके कार्बोनेट रॉक्स हैं उनके साथ, और जो नीचे रॉक्स हैं वो उनको घोल देता है। तो बेसिकली सिंक होल्स क्या है कि जब सतह में एक फनल शेप्ड होल्स पाए जाएं तो उन होल्स को हम क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। आप देख रहे हैं ये सरफेस पे क्या है, एक छेद हो गया है। ठीक है, ये लाइमस्टोन रॉक थी जो समय के साथ क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई है। तो इससे जो ये होल बनता है, इसी होल को हम क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। आप ये देखिए ये भी क्या है, एक सिंक होल है।
दुनिया भर के वो इलाके जहाँ चूना पत्थर की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है, वहां पे इस तरह के बड़े बड़े जो सिंक होल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और अक्सर ये जो सिंक होल्स देखा गया है कि उन इलाकों में भी बन जाते हैं जहाँ पे आबादी है, या सड़क में भी बन जाते हैं, या बड़ी बारिश के बाद एकदम से जो ऊपर की सतह होती है वो टूट जाती है और नीचे लोगों को दिखाई देता है कि एक जो बड़ा सिंक होल है उसका क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। और ये जो सिंक होल होते हैं ये फनल शेप्ड होते हैं, कुप्पी के आकार के होते हैं, ठीक है। तो सिंक होल जो है वो इस तरह के डिप्रेशन है जो पानी में जो चूना पत्थर है उसके घुलने से बनते हैं। और ये हमेशा कैसे होते हैं, ये आमतौर पे सामान्यतः ये फनल शेप्ड आकृतियां होती हैं। उसके बाद हमारी कुछ आकृतियां हैं जैसे स्वॉलो होल, डोलाइन और सॉल्यूशन पैन। सोलो होल होता क्या है कि जब सिंक होल छोटे छोटे आसपास स्थित सिंक होल्स जो हैं वो आपस में मिल जाए तो एक बड़ा होल बन जाता है, एक लार्जर होल बनता है। यानी सिंक होल के कई सिंक होल्स के आसपास प्लेस्ड सिंक होल्स के आपस में मिलने से एक बड़ा जो सिंक होल बनता है, उस बड़े सिंक होल को हम क्या कहते हैं, स्वॉलो होल। और फिर होता यह है कि फर्दर कई बार जो स्वॉलो होल होता है उनका भी आकार बड़ा होता है। जब स्वॉलो होल का भी आकार बड़ा होता जाता है तो जो उससे बड़ी आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। यानी सिंक होल छोटी आकृति है, कई सिंक होल के मिलने से स्वॉलो होल बनता है। और जब स्वॉलो होल का भी आकार लगातार बढ़ता चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डोलाइंस कहते हैं। अक्सर सिंक होल, स्वॉलो होल और डोनाइंस यानी इन तीनों के लिए सॉल्यूशन होल टर्म का भी यूज किया जाता है। यानी सिंक होल, स्वॉलो होल और डोलाइन को कलेक्टिवली हम लोग सॉल्यूशन होल भी कहते हैं। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन पैन। सॉल्यूशन पैन क्या होती है कि सॉल्यूशन पैन देखने में जो है वो डोलाइंस की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो गहराई होती है वो सामान्यतः डोलाइन से क्या होती है, कम होती है। ये शैलो डेप्थ होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती है, लेकिन इनका एरियल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है। यानी इनका जो हॉरिजेंटल एक्सटेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। वर्टिकल एक्सटेंट कम है और हॉरिजेंटल एक्सटेंट क्या है, ज्यादा। यानी ऐसे डोलाइंस जो शैलो हैं, यानी जिनका वर्टिकल डेप्थ कम है लेकिन हॉरिजेंटल एक्सटेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, ऐसे डोलाइंस को सॉल्यूशन पैन जो है कहा जाता है, ठीक है। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं कोलैप्स सिंक। कोलैप्स सिंक होता क्या है कि देखिए इस तरीके से जमीन के अंदर देखिए एक सिंक होल, एक डिप्रेशन, गड्ढा बन रहा है। धीरे धीरे जो ये डिप्रेशन है ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और एक दिन इस डिप्रेशन का जो ये ऊपरी जो छत है इसकी वो क्या हो जाती है, ढह जाती है। तो इस तरह के जो जमीन के अंदर जो डिप्रेशंस हैं उनकी जो अपर रूफ है जब वो कोलैप्स कर जाती है तो इनके अपर रूफ के कोलैप्स करने से क्या बनता है, जो सिंक बनता है उसे हम कोलैप्स सिंक कहते हैं। यानी डिप्रेशन पहले जमीन के अंदर बना, धीरे धीरे डिप्रेशन का आकार बढ़ा और एक दिन जमीन की ऊपरी जो सतह थी वो क्या कर गई, कोलैप्स कर गई। तो ऐसे जो सिंक होल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलैप्स सिंक कहते हैं। और ये जो कोलैप्सिंग्स हैं ये कई बार बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि अक्सर ये कोलैप्सिंग देखा गया है कि वहां बन जाते हैं जहां पे आबादी है। तो जब इनकी जो छत है वो कोलैप्स करती है तो बहुत सारे जो ऊपर बने हुए घर हैं वो भी क्या कर जाते हैं, इसके साथ कोलैप्स कर जाते हैं। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं कास्ट लेक। ठीक है, कास्ट लेक क्या है, कास्ट लेक जो है, जो आपकी डोलाइंस हैं, होता यह है कि जो डोलाइंस हैं उसमें अगर पानी भर जाए, यानी जो भी डोलाइन वाला डिप्रेशन है इस डिप्रेशन में क्या भर जाए, पानी भर जाए, तो डोलाइंस के डिप्रेशन में पानी भरने से जो लेक्स बनती हैं उन लेक्स को हम क्या कहते हैं, कास्ट लेक्स कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डोलाइंस होते हैं वो अक्सर अंडरग्राउंड वाटर के जो सर्कुलेशन होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। यानी डोलाइंस में अगर पानी गिरेगा तो सामान्यतः वो जो पानी है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड जो उसका सर्कुलेशन है वाटर का, यानी अंडरग्राउंड जो रिवर्स हैं उस अंडरग्राउंड रिवर्स में पानी क्या होता है, पेनिट्रेट कर जाता है, उधर चला जाता है। लेकिन कई बार होता यह है कि डोलाइंस के जो ये कनेक्शंस हैं ये कनेक्शन चोक्ड हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो जब ये कनेक्शन चोक या ब्लॉक होते हैं तो होता यह है कि पानी जो है वो उस डिप्रेशन में क्या होता है, जमा हो जाता है। तो पानी के जमा होने से जो लेक बनती है उसे हम कास्ट लेक कहते हैं। आमतौर पे कास्ट इलाकों में जो पानी होता है वो देखने में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होता है, बिल्कुल साफ होता है, लेकिन अक्सर ये पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो बॉडी को क्या करता है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर लें आप या पानी की तरह पिए तो वो नुकसान करता है। तो इस तरीके से कास्ट लेक जो है उनका फॉर्मेशन होता है डोलाइंस। ये देखिए ये भी एक कास्ट लेक है और ये देखिए आप नीचे पानी देख सकते हैं, ये ठीक है, ये डोलाइन में पानी भर गया है तो कास्ट लेक जो है उसका फॉर्मेशन हो गया है। अगली जो आकृति है उसे हम पोलजेस कहते हैं या युवालास कहते हैं। पोलजेस और युवालास होते क्या है, पोलजेस जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्मेशन है, यानी डोलाइंस से भी जो बड़े फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे फॉर्मेशन जो डोलाइन से भी आकृति में क्या है, बड़े हैं, उनको हम पोलजेस कहते हैं।
लेकिन पोलजेस की खास बात ये होती है कि पोलजेस की जो साइड वॉल होती है वो वर्टिकल होती है, और पोलजे इतना बड़ा होता है कि पोलजे की जो निचली सतह है वो अक्सर फ्लैट एलुवियल फ्लोर होती है, यानी वहां पे नीचे जो होता है वो क्या पाया जाता है, एक मैदान पाया जाता है, एक समतल मैदान पाया जाता है, और आकार में ये इतने विशाल होते हैं कि इनके अपने इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है। यानी इसकी सतह में ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं, बड़े सी जो आपको जो मैदान दिखाई देगा जो कि आमतौर पे जलोढ़ मिट्टी से बना होगा, एलुवियल सॉइल से बना होगा, इसमें अपनी नदियां भी होंगी। यानी ये इतने विशाल आकार के होते हैं कि इनकी जो सतह होती है, निचला इलाका जो होता है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, छोटी छोटी बड़ी नदियां जो या सरिताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ऐसे एक्सटेंसिव डो लाइंस जिनकी वर्टिकल वॉल्स हैं और फ्लैट एलुवियल फ्लोर्स हैं और इंडिपेंडेंट अपना स्वयं का जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, तो ऐसे डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलजेस कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो युवाला है। युवाला जो है वो पोलजेस के सिमिलर ही होता है, यानी युवाला और पोलजे जो है वो एक जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि जो पोलजेस होते हैं उनकी फ्लैट एलुवियल फ्लोर होती है, लेकिन जो आपका युवाला है इसकी फ्लोर जो होती है वो अनइवन होती है। यानी अगर पोलजे की फ्लोर है, जो निचली सतह है, वो अगर उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम युवाला कहेंगे। अगली जो आकृति है उसे हम केव या कैवरिन्स कहते हैं। केव्स मैंने आपको बताया था, पानी जमीन के अंदर चला जाता है और पानी अंदर अंदर केव से होके बहता है। तो इस तरह की जो पानी अंडरग्राउंड वाटर फ्लो जब होता है तो वो जो अंदर की जो गुफाएं होती हैं उसे ही हम केव्स या कैवरिन्स जो है वो कहते हैं। केव्स की खास बात यह है कि केव्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है, उनका एक्सटेंट कैसा होता है, जमीन के अंदर हॉरिजेंटल, यानी सरफेस के ऑलमोस्ट क्या है, जमीन के अंदर अंदर पैरेलल होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पैरेलल हो, लेकिन वो पैरेलल होता है। तो जमीन के अंदर जो हॉरिजेंटल केव्स पाई जाती हैं सतह से पैरेलल, उनको हम केव्स या कैवरिन्स कहते हैं। अगली चीज क्या है, पोनोर है। अब आपको देखिए केव्स ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये ऊपरी सतह है और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये आप केव देख रहे हैं, ये केव या कैवरन है। तो अगर आप देखें तो देखिए ये ऑलमोस्ट क्या है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, हॉरिजेंटल है, और ये जो ऊपर की सतह है इससे क्या है, पैरेलल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं केव। अब होता यह है कि ये ऊपर ऊपर जो डोलाइंस बने हुए हैं, छोटे छोटे बड़े सिंकहोल बने हैं या दूसरी स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अक्सर इनमें क्या होता है, इनमें से छोटी छोटी जो होती हैं वो कुछ सरिताएं होती हैं जो यहाँ के पानी को ले जाती हैं कहाँ तक, केव्स तक। और इनकी जो आकृति होती है वो वर्टिकल होती है, ये देख रहे हैं आप। तो आपकी जो केव्स है वो हॉरिजेंटल है, लेकिन आपके जो डोलाइंस हैं उनसे जो उनका जो जमा हुआ पानी है, उस पानी को ये एक वर्टिकल पाइप से लेके जाता है और केव से मिल जाता है। इन वर्टिकल पाइप्स को हम क्या कहते हैं, पोनोर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, पोनोर्स। तो हॉरिजेंटल जो है ये आपके केव्स हैं, और वो वर्टिकल पाइप्स जो पानी सप्लाई कर रही हैं डोलाइन से और दूसरी आकृतियों से, उसे हम क्या कहते हैं, पोनोर्स कहते हैं। तो केव्स आपके हॉरिजेंटल हुए और पोनोर्स आपके क्या हुए, ऑलमोस्ट वर्टिकल। अगली जो आकृति है उसे हम कहते हैं कास्ट विंडो। अक्सर होता यह है कि जमीन के अंदर जो है वो एक गुफा है जिसमें से पानी बह रहा है, लेकिन वो ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर फ्लो है। लेकिन किसी वजह से अगर इसकी ऊपरी सतह टूट जाए, और ऊपरी सतह जब टूट जाएगी और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको जमीन के अंदर बहता हुआ पानी दिखाई देगा। ठीक है, यानी जब उसकी केव की जो रूफ है वो रूफ कोलैप्स कर जाए तो और अगर अंदर आप अंडरग्राउंड चैनल देख सकते हैं, बहता हुआ पानी देख सकते हैं, एक्टिव स्ट्रीम देख सकते हैं, तो ऐसी ओपनिंग को, ऐसे इस तरह की जो ओपनिंग हो गई है, इसी ओपनिंग को हम कास्ट विंडो कहते हैं। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली में होता क्या है कि एक जो रिवर है, आपकी रिवर जो है वो ये थी और रिवर बह रही थी, और ये रिवर का स्लोप था, रिवर ए पॉइंट से फिर जी पॉइंट तक जाती थी और आगे जाती थी। लेकिन एकदम से हुआ क्या कि रिवर की जो आपकी फ्लोर थी, रिवर का जो चैनल था आपका, उस चैनल में एक दिन बीच में एक सिंक होल या एक डोलाइन बन गया। तो अब होगा क्या कि जो रिवर का पानी है वो इस सिंक होल या डोलाइन से होते हुए जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर अंदर अंदर बहेगा केव्स के सारे। उसकी वजह से होगा क्या कि जो नदी का वो चैनल, वो इलाका जो पहले जहां नदी बहा करती थी, अब वहां नदी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, सूख जाएगा, एक ड्राई वैली बन जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी यहाँ से क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। तो ये जो रिवर की जो पुराना चैनल है या जो रिवर की जो पुराना ड्राई वैली है, इसी पुराने चैनल को या ड्राई वैली को ब्लाइंड वैली कहा जाता है। तो कास्ट टोपोग्राफी में जो आपकी ड्राई वैलीज हैं, इन्हीं ड्राई वैलीज को हम लोग ब्लाइंड वैली कहते हैं।
अगली जो आकृति है उसे नेचुरल ब्रिज कहते हैं। नेचुरल ब्रिज क्या होता है इसको समझिएगा। मान लीजिए कि जमीन के अंदर जो है आपकी एक केव थी, और उस केव में हुआ क्या कि उस केव के कई हिस्से कोलैप्स कर गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ हिस्से क्या कर गए, कोलैप्स कर गए, लेकिन एक हिस्सा था जो कोलैप्स नहीं किया, जो अभी भी क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या कि ये जो हिस्सा है ऊपर, ये कोलैप्स नहीं किया, लेकिन इसके राइट साइड लेफ्ट साइड यानी दोनों तरफ, इस तरफ और दूसरी तरफ का जो इलाका है वो क्या हो गया, केव का रूफ जो है वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। तो जब दोनों तरफ का रूफ कोलैप्स कर गया तो ये बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, अभी भी बचा हुआ है। और इस केव को अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको इसी का सहारा क्या लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर ऊपर से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल ब्रिज। क्या कहा जाता है इसे, नेचुरल ब्रिज। ये क्या है, वो रेसिडुअल लैंड मास है जो कोलैप्स नहीं किया, और जिसके अगल बगल के जो हिस्से थे, टू एंड्स जो इसके थे, वो क्या हो गए, कोलैप्स करके डिप्रेशन में चले गए, केव में चले गए। तो जो बचा हुआ हिस्सा है इसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल ब्रिज कहेंगे। ठीक है, चलिए ये सारे आपके कास्ट टोपोग्राफी वाले लैंडफॉर्म्स थे, और अगर अब आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।